नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ऑन द ओकेशन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी। तो इनके बारे में भी जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ है सन 1870 में। तो इनकी जो पूरी जिंदगी थी ये एज ए जैन संत, जैन संत के रूप में इन्होंने बताई। इन्होंने जो भी एक संत का काम होता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी पूरी डेडिकेट की कि लॉर्ड महावीरा का जो मैसेज है उसको स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने काम किया, वेलफेयर का काम किया। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एरेडिकेशन ऑफ सोशल लेवल्स, और इसके अलावा बहुत सारा इंस्पायरिंग लिटरेचर भी इनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें पोइट्री थी, एसेज थे, डिवोशनल हेम्स थी और सत्वांश थे। तो इनकी एक्टिव सपोर्ट भी थी जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट चला। तो यहाँ पर जहाँ स्वदेशी मूवमेंट चला था तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अहम रोल अदा किया था अपने ज़माने में। तो इन्हीं के इंस्पिरेशन के चलते हुए 50 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं यहाँ इंडिया में चल रहे हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स और स्टडी सेंटर्स के तौर पर। तो बहुत सारे स्टेट्स में ये अभी भी ऑपरेशनल हैं। तो यहाँ पर इन्हीं को ऑनर करते हुए स्टैचू ऑफ पीस जो है इसका जो है इनॉग्रेट किया जाएगा पीएम के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो स्टैचू है ये 151 इंच जो है ये लंबा होगा और इसको बनाया गया है 8 अलग अलग मेटल्स को यूज करके। तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं अष्ट धातु। तो अष्ट का मतलब होता है 8, धातु मतलब मेटल। तो 8 अलग अलग मेटल्स को यहाँ पर यूज करके इस स्टैचू को बनाया गया है और इसमें से जो कॉपर है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। तो इसको इंस्टॉल किया जाएगा विजय वल्लभ साधना केंद्र, जैतपुरा, इन पाली, राजस्थान। तो यहां पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट जो निकल कर आता है वो है भगवान महावीरा के बारे में। तो उनका दूसरा नाम था वर्धमान। और वो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है। यहां पर लिख सकता है कि दे माइट बी फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, नहीं, वो 24th तीर्थंकर थे। उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर जैनिज्म में हो चुके थे। तो इन्होंने यहां पर सक्सेसर थे किनके, जो 23rd तीर्थंकर थे जिनका नाम था पर्शवनथा। सो पर्शवनथा। तो यहां पर इनका जो जन्म माना गया है ये माना गया है अर्ली पार्ट ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इनटू ए रॉयल क्षत्रिय फैमिली इन बिहार, इंडिया। तो इनकी माता जी का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। तो यहां पर ये डिवोटी थे परशिवनाथ के। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जिंदगी में जो जो बातें उन्होंने सिखाई उन्होंने अपनी जिंदगी में यहाँ पर धारण की और जिंदगी का जो डायरेक्शन था, जो स्पिरिचुअल गोल था, इसके लिए आगे बढ़ते गए। और आगे बात करें भगवान महावीरा की, तो 30 साल की आयु में ही उन्होंने जो भी संसारी धन दौलत थी सबको छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी की और वो आगे चल पड़े। तो वहां पर एक तपस्वी बन गए। और 12.5 साल तक इन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या की। बहुत सारी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना किया और बाद में जो है इन्होंने केवल ज्ञान जो है उसको पाया। जिसको हम बोलते हैं कि अध्यात्म से जो उनको अंदर जानकारी मिलती है। तो उसको यहाँ पर केवल ज्ञान जो है बोला गया है। इंग्लिश में हम क्या देते हैं, एनलाइटनमेंट। तो ये इनको हुई 12.5 साल की तपस्या के बाद। अगले 30 साल इन्होंने यहाँ पर जो भी इनके पास जानकारी थी, जो भी इनके पास ज्ञान था, इन्हें सब जगह बांटा इन्होंने। और 30 साल के बाद उन्होंने 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ही जो है इनकी जो है ये मोक्ष जो है पा लेते हैं। तो अभी भी जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनके जो जाने का समय है उसके बारे में जो डिस्प्यूट अभी भी है। अलग अलग सेक्शन जो है जैनिज्म के, जैसे सप्तांबर है, दिगंबर है, ये 2 अलग अलग सेक्शन है, इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। तो इनको यहाँ पर ओल्ड कंटेम्परेरी, समकाली भी माना जाता है गौतम बुद्ध के। मतलब कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों जो है एक ही समय में हुए हैं। और 6th और 5th सेंचुरी के बीच में यहाँ पर टाइम जो है माना जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर इनका प्लेस ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि जो आसपास ही यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ बर्थ है गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो इनकी टीचिंग्स थी महावीर जी की, तो यहाँ पर 5 मेजर टीचिंग्स थी जिनके ऊपर ये फोकस करते थे। सबसे पहले तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य है, सच बोलना है। असत्य मतलब चोरी वगैरह नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य। साथ ही साथ अपरिग्रह, जिसको हम नॉन अटैचमेंट बोलते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नेसेसरी है अगर आपने स्पिरिचुअल लिबरेशन लेनी है उसके लिए। तो इसके अलावा
इनके जो यहाँ पर कुछ सिद्धांत थे जो इन्होंने सिखाए, ओके, जिसका नाम है अनंत कंठबड़ा, ओके। तो इसके भी यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, सैदबड़ा और नयवड़ा, ओके। तो यहाँ पर इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, आगे बात करते हैं। जो इनकी टीचिंग्स हैं, इसको कंपाइल किया गया था इन्हीं के जो मुख्य शिष्य थे, जिसका नाम था इंद्रभूति गौतम, ओके। और जो इनकी जो टीचिंग्स है, पूरा जो कंपाइलेशन है, उस ग्रंथ का नाम है जैन अगमास, ओके। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट था, ये अभी फिलहाल इसको ऑरली जो है यहाँ पर टीच किया जाता था, बोला जाता था जो जैन मॉन्क होते थे उनके द्वारा। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि बहुत सारा जो भाग है जैन अगमास का वो खत्म हो गया फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ही, ओके। तभी जो था वो गुम हो गया, गवाच गया, ओके। तो यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा वो लिखा गया था जो श्वेतांबर ट्रेडिशन है, श्वेतांबर सेक्शन है, उनके द्वारा। तो अभी भी जो भी अभी तक जो जैन के लोग, जो जैन धर्म मानने वाले लोग जिस भी यहाँ पर ग्रंथ को फॉलो करते हैं, जिसका नाम है जैन अगमास, उसका जितना भी बचा हुआ जो वर्जन है सिर्फ और सिर्फ श्वेतांबर ट्रेडिशन के पास ही है, ओके। तो दो ट्रेडिशन है यहाँ पर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर ही है जो यहाँ पर जो है इस ग्रंथ की जो बचे हुए भाग हैं इसको जो है यहाँ पर टेक केयर करके चल रहा है, और यहाँ पर आगे जो है इनकी टीचिंग्स है उसको एक्सप्लोर कर रहा है। और दूसरी ओर जो दिगंबर सेक्शन है, तो इनका इसी के ऊपर डिस्प्यूट है। ये कहते हैं कि जो ये ग्रंथ है जैन अगमास, ये ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब ये नहीं है उनकी टीचिंग्स महावीरा की, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं जो दिगंबर सेक्शन है वो। तो आइए कुछ डिफरेंस जान लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर सेक्शन के बीच में। सो दिगंबर सेक्शन बोलता है कि जो वोमेन है वो कभी भी लिबरेशन जो है अचीव नहीं कर सकती, उनको पहले मैन की जो है फॉर्म में जन्म लेना होगा दोबारा, फिर ही जो है दोबारा से वो जो है लिबरेशन की और स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर जो है चल सकती हैं, उसको हासिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर दिगंबर मॉन्क्स की अगर बात करें तो कंप्लीटली नेक होते हैं वो, ओके। तो यहाँ पर वोमेन के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो जो है यहाँ पर क्लॉज को पोजेस कर सके, छोड़ सके। तो इसके लिए यहाँ पर ये थ्योरी जो है, ओके, ये दलील जो है दिगंबर सेक्शन की ओर से दी जाती है। तो इसलिए जो है वोमेन के लिए ये सब चीजें प्रैक्टिकल हो जाती हैं, ओके। तो जिसके वजह से वो जो है लिबरेशन जो है नहीं जो है हासिल कर सकती अपनी जिंदगी में, ओके। दूसरी ओर जो श्वेतांबर सेक्शन है वो इस सब चीजों को नहीं मानता है। वो कहता है कि वोमेन भी उतनी इक्वली काबिल हैं जितने की मैन है, ओके। तो दोनों जो है लिबरेशन जो है उसको अचीव कर सकते हैं, ओके। तो इस सेक्शन में जो है यहाँ पर व्हाइट क्लॉथ जो है ये पहने जाते हैं बॉडी के ऊपर, यहाँ पर जो है बॉडी पूरी नेक नहीं रखी जाती इस सेक्शन के लोगों द्वारा। आगे बात करें तो आगे और जो बात बोली गई है, सो दिगंबर सेक्शन कहता है कि अगर कंप्लीट पूरा निर्वाण, ओके, लिबरेशन अचीव करना है तो सब कुछ छोड़ दो, ओके, जो आप क्लॉथ है वो भी छोड़ दो। तो यहाँ पर श्वेतांबर सेक्शन इसके ऊपर इसको चीज को नहीं मानता। वो बोलता है कि हम जो है न्यूडिटी की प्रैक्टिस जो है वो जरूरी नहीं है अगर आपने लिबरेशन अटेन करना है, ओके। आप जो है यहाँ पर व्हाइट क्लॉथ जो है उसको पहन सकते हैं। और आखिर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो श्वेतांबर सेक्शन है वो अपना भोजन जो है वो एक बॉल में कलेक्ट करते हैं, ओके। एंड दे कैन सीक एंड कलेक्ट फूड फ्रीली गिव टू देम फ्रॉम मोर देन वन हाउस होल्ड, ऑल्सो दे कैन ईट मोर देन वंस इन ए डे। तो एक से ज्यादा बार भी वो खा सकते हैं श्वेतांबर सेक्शन, ओके। तो एक से ज्यादा जगह से भी वो जो है खाना ले सकते हैं, ओके। तो अगर दिगंबर सेक्शन की बात करें तो दीज मॉन्क्स आर स्ट्रिक्ट इन द सेंस दैट दे ईट फूड ओनली वंस इन ए डे, दे कैन नॉट यूज ए बॉल टू कलेक्ट फूड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है खाना खाने में भी। और लास्ट में है यहाँ पर जो आइडल्स, जो यहाँ पर जिस तरह की मूर्ति की यहाँ पर पूजा करते हैं, तो एक और है श्वेतांबर आइडल्स, दूसरे और है दिगंबर आइडल्स, ओके। तो यहाँ पर दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हो, ओके। तो जो दिगंबर आइडल्स हैं पूरी तरह से वो नेक्ड हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर व्हाइट कलर की जो है स्टैचू होती है, ओके। तो वहां पर गोल्डन जो है यहाँ पर मुकुट जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है आइडल्स के मामले में भी। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ERS टेक्नोलॉजी के बारे में। सो इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भारत में ही CSIR SERC चेन्नई के द्वारा। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ERS को कहां पर यूज होते हैं, ओके। और इसके अलावा इसका क्या फायदा होगा भारत को आने वाले समय में, तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, ये सब कुछ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, जिसके तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, इन दोनों ने जो है मिलकर काम किया है यहाँ पर और डेवलप किया है एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इमरजेंसी रिट्राइवल सिस्टम, ओके। तो इसका मतलब है जब कभी भी बारिश की वजह से या तूफान की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइंस है, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, वहां पर रुकावट आ जाती है, ओके। कई बार जो है बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
कई बार कोई ट्रांसफार्मर उसमें खराबी आ जाती है, कई बार जो है तारें टूट जाती हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसमिशन लाइंस में जब भी बारिश या तूफान जैसा मौसम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन सब चीज़ों के फेलियर को ढूंढने में टाइम लग जाता है। ओके, तो वहां पर बैकअप पर्पस के लिए वहां पर क्विक रिट्रैवल ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मतलब जल्दी से जल्दी जो है पावर ट्रांसमिशन को दोबारा से जो है सही किया जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं इमरजेंसी रिट्रैवल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ERS। ओके, तो यहां पर फायदा यह होता है कि जब तक फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता, जो भी प्रॉब्लम आई होती है, तब तक जो है यहाँ पर एज ए बैकअप जो है इस रिट्रैवल सिस्टम को हम यूज करते हैं। ओके, सो इंटरप्टेड पावर सप्लाई देने के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर CSIR SERC के द्वारा इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है कि अब जो है इस टेक्नोलॉजी का जो लाइसेंस है ये यहाँ पर साइन हुआ है किसके साथ, एडवाइट इंफ्राटेक अहमदाबाद। ओके, तो इस कंपनी के साथ जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर इसको प्रोवाइड की जाएगी और इस सिस्टम की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन की जाएगी अपनी भूमि पर। तो अभी के लिए क्या होता है कि इस ERS सिस्टम को हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों से। ओके, तो यहाँ पर बहुत कम मैन्युफैक्चरर हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि इस ERS सिस्टम का मैन्युफैक्चर करते हो, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही हाई हो जाती है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो भारत भी इसको बाहर से ही इंपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए क्या हुआ है कि CSIR और SERC इन दोनों ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ओके, इंडिजिनियसली इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, डेवलप किया है, तो जिससे आने वाले समय में भारत का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको और जो भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल जो सार्क कंट्रीज। ओके, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क के अंदर कितने मुल्क आते हैं। ओके, ये सभी मुल्क जो है ये भारत के पड़ोसी मुल्क हैं जिनको मिलकर बनाया गया है सार्क। ओके, और सार्क की फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर इन मुल्कों को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब इसकी प्रोडक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर पहली बार हुआ है। ओके, सो दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विल एनेबल द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम विच विल बी एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट एंड विल कॉस्ट अबाउट 40% ऑफ इम्पोर्टेंट सिस्टम। सो 40% तक कॉस्ट आती है जो इसके हम जो सिस्टम जो भी इसके पार्ट जो है इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। तो आने वाले समय में भारत एक अच्छी मार्केट बन सकता है ERS सिस्टम की। ओके, और जो है यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। तो देखो, अगर किसी भी चीज का एक्सपोर्ट हम बढ़ाते हैं तो उसका डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी आगे को ग्रो करेगी, इनकम बढ़ेगी, जितना हमारा ग्रोथ जितनी हमारी जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पर फायदा है। ओके, और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो भारत सरकार का यहाँ पर इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये दोनों भी यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। ओके, तो इसके तहत ये भी एक जो है जो एम्बिशन था भारत सरकार का कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो इसके अंतर्गत भी जो एक अच्छी जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर की गई है CSIR और SERC द्वारा। सो कुछ इस तरह से दिखता है ये सिस्टम। ये टावर्स हैं। ओके, बीच में इसके लाइंस हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया जाता है जहाँ जिस जगह पर जो है कोई भी रुकावट आई हो जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस है वहां पर। सो इस तरह की ये टावर हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिजिनियसली जो है इसको जो यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी। तो आओ थोड़ा सा आखिर में नजर मार लेते हैं ERS सिस्टम के बारे में। तो ERS इज ए लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम दैट इज यूज्ड एज टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर टू रिस्टोर पावर इमीडिएटली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टावर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज सच एज cyclone, earthquake, or man-made disruptions. So ERS can be assembled quickly at a disaster site for restoration of power in 2 to 3 days, whereas the permanent restoration may take several weeks. जहां पर हफ्तों तक भी अगर काम रुक गया है, ओके, परमानेंट रिस्टोरेशन पावर की नहीं हो रही, वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं ERS को। ओके, तो यहाँ पर जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है जारी रहेगी ERS सिस्टम अगर वहां पर लगा दिया जाए जहां पर जो है कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई भी जहां पर ट्रांसमिशन का फेलियर आया है वहां पर। ओके, तो यहां पर एक अच्छी जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो हम अचीवमेंट भी कह सकते हैं, साथ ही साथ जो ये डेवलपमेंट है, जितना भी ट्रांसमिशन लाइन में फेलियर होता है, ओके, तो यहाँ पर देखो लाइट चले जाती है तो जो हमारे कॉमन पीपल है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बहुत सारी चीजें आज के जमाने में लाइट के साथ संबंधित है, बिजली के साथ संबंधित है। ओके, अगर कोई बिजली अगर सही टाइम समय पर कहीं पर ट्रांसमिट नहीं हो रही, ओके, तो बहुत सारा नुकसान भी जो है इकोनॉमी का हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो चलती रहे पूरी इकोनॉमी में। तो यहाँ पर मॉनेटरी लॉस जो है वो भी हो सकता है जो पावर कंपनीज है उनको, क्योंकि वो तो पावर बना के आगे सप्लाई कर रही हैं। आगे जो ट्रांसमिशन का जो काम है ये डिस्कॉम्स का होता है। ओके, यहाँ पर जो
अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पर अलग अलग डिस्कॉम होता है जो यहाँ पर जिम्मेदारी होती है इसको कि पावर को ट्रांसमिट करना है अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह। और एक और जो है प्राइवेट कंपनी जो है यहाँ पर पावर जो है बना रही है, जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी लॉस हो सकता है। ओके, एज द टोटल लॉसेस डैमेजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटरेज ड्यूरेशन, टाइम इज क्रूशियल फैक्टर इन रीइंस्टेटिंग और रिमीडिएटिंग द डैमेज फैलन स्ट्रक्चर। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ पर गवाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ईआरएस सिस्टम इसको जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो आगे बात करें, इसको जो डिजाइन किया गया है इस हिसाब से डिजाइन किया गया है फॉर 33 to 800 किलोवाट क्लास ओके ऑफ पावर लाइंस कैन हेल्प इन बिल्डिंग ए डिजास्टर रेजिलेंट सोसाइटी। मतलब अच्छे पैमाने पर जो है यहाँ पर जिस तरह का भी बैकअप, जिस तरह भी मिट्टी के ऊपर जहाँ पर इसकी फाउंडेशन बनानी हो, ओके, इसको जो है इसके कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, वो आसानी से ये सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अलग अलग टेस्ट के थ्रू ओके इसको यहाँ पर पहले से देखा गया है। ओके, दोबारा फिर ही जो है इसको यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा गया है, जो अभी के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी तरह के टेस्ट थे, जितने भी तरह की जो क्वालिटी चेकिंग थी, वो सभी कुछ यहाँ पर कर लिया गया है। ओके, तो देखिए कोई भी चीज जब प्रोडक्शन के लिए जाती है तो उससे पहले यहाँ सभी तरह के टेस्ट करने होते हैं, जरूरी होते हैं, क्योंकि जिस चीज ने हाई लेवल पर प्रोडक्शन होनी है उसका यहाँ पर फिजिबल होना मार्केट में वो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बिना किसी टेस्ट के उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी, बाद में वो फेल हो गया, तो यहाँ पर जिस कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू की है उसको भी लॉस होगा। ओके, साथ ही साथ जो ट्रस्ट है, जो रिसर्च का ट्रस्ट है, ओके, भारतीय जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो इसको भी हमें बरकरार रखना है, सही रखना है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है सभी चीजों के यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू जो है इसको जो है यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं QRSAM मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो इस क्षेत्र में भी भारत ने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, एक मेजर माइलस्टोन जो है ये बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये न्यूज है, अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। तो बात करें QRSAM मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो QRSAM का मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। मतलब कि जब भी इसके रडार के अंदर कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ गया तो जल्दी से रिएक्शन करते हुए ये जमीन से यहाँ पर जो है मिसाइल दागेगी उस एयरक्राफ्ट के ऊपर और उसको जो है नीचे मार गिराएगी। तो ऐसा ही कुछ परीक्षण जो है यहाँ पर ITR चांदीपुर, जो ओडिशा का कोस्टल एरिया है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया, जहां पर कि हम जो है सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, तो यहां पर ये जो परीक्षण हुआ है ये हुआ है एट मीडियम रेंज एंड मीडियम एल्टीट्यूड। सो आगे बात कर लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो यहां पर जिस इंजन सिस्टम को यहां पर यूज किया गया है तो उसका नाम है सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड यूजेस ऑल इंडिजीनियस सब सिस्टम्स। तो जो भी यहाँ पर सिस्टम बनाए गए हैं उन सभी की रिसर्च, सभी की डेवलपमेंट भारत की धरती पर ही की गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसका जो पूरा सिस्टम है, ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 6 मिसाइल जो है इनको कैरी कर सकता है, और जो है एक तरह का ये मोबाइल लॉन्चर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको जो है कैरी किया जा सकता है, और एक टाइम पे 6 मिसाइल जो है इसके अंदर जो है रखी जा सकती है। तो आगे बात करें इस सिस्टम के और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो आगे बात करें तो सबसे पहले यहां पर बात आती है बैटरी मल्टी फंक्शन रडार। ओके, सो मल्टी फंक्शन रडार है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो अपन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक्शन करता है। ओके, आगे बात करें बैटरी सर्वेलेंस रडार, बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल एंड मोबाइल लॉन्चर वर डिप्लॉयड इन द फ्लाइट टेस्ट। ये सभी चीजें यहाँ पर डिप्लॉयड की गई थी जब ये टेस्ट हुआ, जब एक्सपेरिमेंट हुआ। The system is capable of detecting and tracking targets on the move and engaging target with short hulls. The system is designed to give air defense coverage against tri-columns of Indian Army. So यहाँ पर इस सिस्टम का पूरा जो एक एक एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सिस्टम कैपेबल है, डिटेक्ट कर सकता है, ओके, टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है जो भी हवा में मूव कर रहे होंगे, ओके, छोटे छोटे हर्ट के बाद, छोटे छोटे यहाँ पर अंतराल के बाद। तो यहां पर आगे बात करें तो इसको बेसिकली यहां पर यूज किया जाएगा फॉर एयर डिफेंस कवरेज। जब भी हमारी इंडियन एयरफोर्स अगर किसी भी एयरफोर्स के ऊपर हमला कर रही है, ओके, तो वहां पर जो है नीचे से यहां पर हम जो है मिसाइलें दागेंगे, जिससे कि हम एक तरह का कवरेज देंगे हमारी एयरफोर्स को कि जो बाहर के दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है उनको हम जो है मार गिराए नीचे। ओके, तो यहां पर एक तरह से हेल्प हो जाएगी जो हमारा एयरफोर्स है उनकी। सो आगे बात करें इसी एक्सपेरिमेंट की, आगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जब इस रडार ने ट्रैक किया उस टारगेट को, एयरक्राफ्ट के टारगेट को, ओके, जो कि काफी दूर था, ओके, तो उस समय जो यहाँ पर मिसाइल लॉन्च हुई वो तब लॉन्च हुई जब वो टारगेट जो था उसके किल जोन में आ गया। ओके, तो अब इसको यहाँ पर जो है खत्म करके नीचे गिरा देना है। ओके, तो यहाँ पर
इस टारगेट को यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया गया इस मिसाइल के द्वारा, ओके, बाय आरएफ सीकर गाइडेंस, ओके। तो ये एक तरह की गाइडेंस सिस्टम है जो इसको साथ ही साथ फॉलो अप करके चल रहा था। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जो डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके लैब्स के जो यहाँ पर कर्मचारी थे, ओके, ये सभी यहाँ पर मौजूद थे। इन सभी ने यहाँ पर टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जाम्पल डीआरडीओ लैब्स, डीआरडीएल, आरसीआई, एलआरडीई, आरएनडीई, आईआरडीई एंड आईटीआर, ओके। तो आगे बात करें, यहां पर जो इस वेपन सिस्टम को यहां पर बनाया जा रहा है, ओके, तो ये अलग अलग डिफेंस के पीएसयूज हैं, जैसे बीईएल, बीडीएल, ओके, साथ ही प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, ओके, लार्सन टर्बो, इनको भी यहां पर यूज किया जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी यहाँ पर फुली इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है इसको, ओके, भारत की धरती के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। भारत की ही अलग अलग जो है यहाँ पर भारत सरकार की जो डिफेंस की पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके द्वारा, ओके। सो विद एक्टिव आरएफ सीकर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम्स सोर्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, द रडार इज 4-walled एक्टिव फेज्ड एरे रडार, ऑल रेंज ट्रैकिंग स्टेशंस, रडार, ईओटीज, टेलीमेट्री स्टेशंस मॉनिटर द फ्लाइट पैरामीटर्स। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है जो भी पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, ओके, मेजर किए जाते हैं किसी भी फ्लाइट टेस्ट के लिए, वो सभी यहाँ पर जो है अलग अलग एजेंसीज, ओके, अलग अलग टेक्नोलॉजी के रडार्स के द्वारा यहाँ पर जो है किए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक अच्छी अचीवमेंट है, ओके। तो यहाँ पर जल्दी से ही जो है भारत सरकार इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट करेगी, ताकि कि जल्दी से जल्दी जो हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, इनको जो ये इसके इक्विपमेंट्स हैं, इसका जो पूरा सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैंपेबल बे के बारे में। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर एक अच्छी लोकेशन है, तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारे सीएनएस है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, इन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। तो कहाँ पर विजिट किया है? जहाँ पर विजिट किया है उस एरिया का नाम है आईएनएस बास, ओके। तो ये एक नेवल एयर स्टेशन है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आईएनएस बास जो है एक एयर स्टेशन है, ओके, ना कि ये कोई समुद्री बेड़ा है, ओके। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो ये नेवल एयर स्टेशन है जो कि यहाँ पर निकोबार आइलैंड्स में यह पड़ता है, ओके। तो वहां पर उस एरिया का नाम है कैंपेबल बे, ओके। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इसका यहाँ पर जो है लोकेशन है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली, ओके। तो लास्ट में अगर बात करें, जो इंदिरा पॉइंट है, ओके, जिसको हम बोलते हैं कि भारत का जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, तो ये भी जो है इसी बे के आसपास जो है यहाँ पर लोकेटेड है, ओके, निकोबार आइलैंड्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जितने भी इंटरनेशनल सी लेन्स हैं, ओके, इसी के थ्रू पास होते हैं। और साथ ही साथ जो आईओआर है, ओके, इंडियन ओशन रीजन है, तो इसमें भी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिकली, ओके। भारत जितने भी अपने जो साउथर्न जो नेशंस हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेचुरीज, कोमोरोस, तो इनको जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, जो भी हेल्प प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि मिशन सागर 2 के तहत भारत सरकार ने की भी है, तो वो सभी के सभी जो मिशन के संचालन होते हैं, ओके, तो यहाँ पर इस एयर स्टेशन को भी यहाँ पर यूज किया जाता है, ओके, क्योंकि साउदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आगे बात करें तो एयर बेस्ड सपोर्ट्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ओके, विच इनेबल सर्वेलेंस ओवर द साउदर्न बे ऑफ बंगाल, साउथ अंडमान सी, मलक्का स्ट्रेट एंड साउदर्न इंडियन ओशन। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर जो है ध्यान रखता है। यहाँ से जो है हम नेविगेशन करते हैं, ओके, एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं अपने आसपास के एरियाज के, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करें आईएनएस बास के बारे में, प्रोवाइड्स एड टू सिविल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग कैजुअल इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, disaster relief and search and rescue, and also serves as supporting base for operational turnaround facilities of ships deployed in the Nicobar group of islands. So जितने भी यहाँ पर हमारे शिप्स जो है तैनात होते हैं, तो वहां पर भी जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी, अगर कोई भी यहाँ पर क्वेजिबिलिटी होती है, जिस तरह की भी रेजिस्टेंस की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, जहाँ सर्च एंड रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो है इस एयर स्टेशन को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के मद्देनजर यहाँ पर इसको बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस भारत के लिए। सो थोड़ा सा जान लेते हैं आईएनएस बास के बारे में। इंडियन नेवल एयर स्टेशन है अंडर द जॉइंट सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड, ओके, ये भारत की अलग कमांड है, ओके, अंडमान निकोबार कमांड, ओके। तो यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पर इनका भी हिस्सा है, ओके, लोकेटेड है नियर कैंपेबल बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके।
ये साउदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ओके, तो यहां पर ऑपरेशन जो इसका ऑपरेटर है वो है इंडियन नेवी। और आगे बात करते हैं कैंपेबल बे की। ये एक गांव है ग्रेटर निकोबार आइलैंड में। ओके, सो इज अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, it is located in the Great Nicobar Tehsil. The island's Indra Point is famous for being the southernmost point of India. Okay, तो यहीं पर जो है इसी आइलैंड में है जो यहाँ पर पड़ता है कैंपेबल बे। ओके, इसकी जो ऊंचाई है 76 मीटर्स है। पॉपुलेशन इसकी जो है 6000 के आसपास है। तहसील है ग्रेट निकोबार और डिस्ट्रिक्ट है निकोबार। तो यहाँ पर देखिए ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो ये है हमारा निकोबार आइलैंड। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये है लिटिल निकोबार। ओके, ये सबसे लास्ट में है ग्रेट निकोबार। ओके, और यहां पर पड़ता है कैंपेबल बे। ओके, और ये है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ओके, तो यहां पर भी एक बे है। ओके, जिसका नाम है गलाथिया बे। ओके, तो यहां पर फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कैंपेबल बे के बारे में। तो ये रहा। ओके, तो ये है बे का एरिया। ओके, तो यहां पर तीन तरफ से जो है यहाँ पर लैंड बाउंड्री है और बीच में जो है यहाँ पर समुद्र है। तो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। ओके, देखिए यहां से निकोबार आइलैंड से जो इंडोनेशिया का यहाँ पर एरिया है वो काफी नजदीक पड़ता है। तो इसलिए इसका जो एयर स्टेशन है INS बाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। ओके, तो ये हमारा जो है अंडमान निकोबार रहा। ओके, और ये जो है इंडोनेशिया का आइलैंड जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा मलक्का स्ट्रेट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से शिप्स जो है गुजर के निकलते हैं और इंडियन ओशन रीजन में जो है पहुंचते हैं। तो अगर यहां पर भी है, अगर हमने यहां पर जाना है तो यहां पर स्ट्रेटेजिकली ये निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार ने हाल ही में 12 नवंबर को जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 उसकी अनाउंसमेंट की है। तो यहां पर उसके तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है रियल एस्टेट का सेक्टर, जहां पर इनकम टैक्स रिलीफ जो है वो दी गई है रियल एस्टेट डेवलपर्स और जो होम बायर्स हैं उनको। तो सरकार यहां पर बेसिकली चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अपना रुझान दिखाएं, घर खरीदना शुरू करें, अलग अलग जगह पर जो है फ्लैट्स खरीदना शुरू करें। तो यहां पर लॉकडाउन के चलते जो है यहाँ पर सरकार को टैक्स कलेक्शन होनी बंद हो चुकी है। ओके, तो सरकार ये चाहती है कि वो खुद से पैसे लगाकर जो है जितना भी टैक्स के रूप से पैसा आया या फिर मार्केट से उधार लेकर उस पैसे को जो यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो है पैसा बांटे मार्केट में, जो कि यहाँ पर जो डिमांड है ना अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में वो दोबारा से बूस्ट की जा सके। तो इसी के तहत यहाँ पर काम किया गया है भारत सरकार की ओर से जो रियल एस्टेट सेक्टर्स है। तो यहाँ पर भी एक रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं आगे। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे सर्कल रेट्स के बारे में। तो देखिए सर्कल रेट्स वो रेट्स होते हैं जिसके अगर आप बात करें अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, तो यहां पर गवर्नमेंट ने ही गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनके द्वारा अलग अलग एरियाज के अलग अलग सर्कल रेट्स जो है जारी किए जाते हैं। ओके, तो उन रेट्स के नीचे जो है ना आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। ओके, जैसे आप रजिस्ट्री वगैरह करवाते हो, ओके, वहां पर आपकी अलग अलग फीस लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। तो उसके तहत भी सरकार को काफी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। लेकिन फिलहाल सर्कल रेट्स क्या होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का वो रेट ओके जिसके नीचे जो है यहाँ पर आप अगर बोलें कि हमारी प्रॉपर्टी को आप इस वैल्यू में ओके जो सर्कल रेट से कम वैल्यू हो तो उसमें रजिस्टर करें, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो रजिस्टर नहीं की जा सकेगी। ओके, तो यहां पर इनको हम रेडी रेकॉनर रेट्स ओके ये भी बोलते हैं, ओके, या गाइडलाइन वैल्यूज ये भी बोलते हैं, और कलेक्टर रेट्स इन वेरियस मार्केट्स, मतलब कि डीसी के द्वारा ये रेट्स जो है यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग एरियाज में क्या प्रॉपर्टी के जो है रेट्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सरकारी रेट है ओके तो यहाँ पर ये बेसिकली बात की गई है। तो यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी जो है, रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची है दूसरे ने खरीदी है, तो उसके तहत यहाँ पर सरकार भी जो है ना 2% से लेके 6% के बीच में यहाँ पर जो है टैक्स लगाती है। ओके, तो यहाँ से भी सरकार को अच्छी खासी इनकम आती है रजिस्ट्रीज के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो टैक्स लगता है जो प्रॉपर्टी का पूरा जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से होता है, उसका 4% या 6%। तो अगर आप जो प्रॉपर्टी है
किसी लेडी के नाम पर रजिस्टर करवा रहे हो तो वहाँ पर आपको 4% लगता है। ओके, तो अगर किसी मैन के नाम पर रजिस्टर हो रही है तो यहाँ पर 6% लगता है। तो अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग ये परसेंटेज रेशियो हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली काफी जो अच्छा रेवेन्यू सरकार को आता है। ओके, तो पहले तो बात होगी सर्कल रेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आगे बात करें तो भारत सरकार अब यहाँ पर क्या करने जा रही है कि डिमांड को बूस्ट करने के लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर रुचि दिखाएं। तो यहाँ पर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होंगे, जो भी यहाँ पर हाउसेज वगैरह बनाते हैं, जब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बना बना के घर या फ्लैट्स बेचते हैं आगे, तब यहाँ पर उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो जो भी उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, ओके, अनसोल्ड इन्वेंट्री मतलब जो भी घर या जो भी फ्लैट्स उनके नहीं बिके हैं, उनको अब जो है वो सर्कल रेट के नीचे जाकर जो है बेच सकते हैं, ताकि कि वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सके जो होम बायर्स है उनको। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पर ये स्कीम चलाई गई है फ्रॉम 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021। ओके, with respect to only primary sale of residential units of value up to 2 crore। ओके, सो 2 करोड़ की वैल्यू तक के जितने भी यहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, उनकी जो सेल है सर्कल रेट से कम रेट पे जो है यहाँ पर की जा सकती है। ओके, तो ये यहाँ पर जो है एडवाइजरी है भारत सरकार की ओर से। तो यहाँ पर जो है 10 से 20% का सेफ हार्बर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो डेवलपर्स हैं उनको। ओके, तो देखिए सेफ हार्बर का मतलब होता है कि जो भी कोई रेगुलेशन बनी हो पहले, ओके, जैसे ये फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत है कि सर्कल रेट से नीचे कोई भी चीज नहीं बेची जा सकती और ना ही वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर सेफ हार्बर का मतलब होता है कि अब जाकर अगर आप उसके नीचे भी बेचते हो ना, तो यहाँ पर कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। ओके, सो 10 to 20% सेफ हार्बर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर बायर्स हैं, ठीक है, उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो जो है रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं अंडर सेक्शन 56 क्लॉज 2, ओके, ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018। ओके, सो फाइनेंस एक्ट 2018 के तहत यहाँ पर जो है यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है होम बायर्स को, वो सस्ते रेटों में जो है यहाँ पर होम खरीद सकते हैं और उनकी जो रजिस्ट्री है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो भी जो है हो जाएगी, लेकिन ये लिमिटेड है 30 जून 2021 तक। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर भी एक अगर ऐसी सुविधा, अगर ऐसा रिलीफ भारत सरकार प्रोवाइड करती है होम बायर्स को, तो यहाँ पर आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर रियल एस्टेट की मार्केट में भी जो है बूम देखने को मिले। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।